ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 पे हम लोग आ गए हैं और ये पार्ट 1 पे मैंने यहाँ एंड किया था. वी आर गोइंग टू स्टडी these design layouts one by one, in which the first one is completely randomized design CRD. अच्छा, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन के साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक और डिज़ाइन लेआउट है जिसको मैंने सिर्फ जिक्र करूंगा, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया. वो आपकी समझ में वैसे ही आ जाएगा. कौन सा डिज़ाइन होता है ये? दिस इज अ बेसिक डिज़ाइन विच रिक्वायर्स ओनली वन फैक्टर. जिस तरह मैंने कहा, वो फैक्टर ह्यूमंस हो सकते हैं. ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखना हो अपने डेटा के ऊपर. तो जाहिर है कि हर कॉन्सेप्ट को एक अदद केस की ज़रूरत होती है. तो वो जब केस हमारे सामने होता है तो हम कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझाना, एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है. यकीनन यहाँ भी एक अदद कॉन्सेप्ट के लिए मैं केस यूज़ कर रहा हूँ. इस वक्त जो फैक्टर है ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो एक प्रोडक्ट है. कोई भी प्रोडक्ट, आपको पता है एक प्रोडक्ट कई किस्म की ब्रांड्स बनाती हैं कंपनीज, और ब्रांड्स नेम दे के उनको लॉन्च कर देती हैं. प्रोडक्ट एक ही होती है. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी देख लें आप, फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट कंपनीज अपने नाम से वो लॉन्च करती हैं. तो बिल्कुल इसी तरह ये जो कंपनीज हैं, 4 अदद कंपनीज आई हैं फर्टिलाइजर लेकर एक फार्मर को बेचने के लिए. वो एग्रीकल्चरिस्ट, वो लैंडलॉर्ड जो है, अब उसको ये डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सी फर्टिलाइजर को वो यूज़ करे. और उसके सामने ये 4 ब्रांड्स मौजूद हैं. अब देखें, एक तरीका तो ये है कि ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है ये रैंडमली किसी एक को चूज कर ले, उसके बाद अपनी पूरी ज़मीन के ऊपर उसको अप्लाई कर दे. बट दिस साउंड्स अ बिट रिस्की, राइट? लगता है ना कि अगर ये ब्रांड जो भी उसने खरीदी है अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए या लोगों की एडवाइस के ऊपर, या जो भी जिस तरह भी उसने लिया है, ये एक रिस्की शॉट इस तरह से कि अगर वो सूट कर गई उसकी लैंड को तब तो ज़बरदस्त हो जाएगा काम. अदरवाइज अगर ना सूट किया तो उसकी जो एक पूरी सीजन की क्रॉप है वो कॉम्प्रोमाइज होने का खदशा है. लिहाजा ये जो किसान है, ये एक अदद CRD कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन के थ्रू इम्पैक्ट देखना चाहेगा कि कौन सा की फर्टिलाइजर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दे रही है उसकी ज़मीन के ऊपर. तो ज़ाहिर है 4 अदद ब्रांड्स मौजूद हैं और ही इज़ गोइंग टू परसू द कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन लेआउट CRD. और in order to do this he has allocated a particular piece of land, जो उसके पास पूरी ज़मीन है, कई एकड़ की हो, उसमें से एक आध एकड़ या कुछ किनाल ज़मीन है, उसका एक उसने पीस एलोकेट किया. और उस पीस को इसने 4x4 के एक मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया. अब ये 4x4 ज़रूरी नहीं है 4x4. 4x4 इसलिए क्योंकि 4 ब्रांड्स हैं, ऐसे ही ना, ये सोच रहे हैं आप लोग. ये 4x4 से ज़्यादा भी हो सकता है कि ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उसे चाहिए हो एक एक ब्रांड की, तो वो इसको बढ़ा भी सकता है. फिलहाल 4x4 रखा है इसने. अच्छा, इस 4x4 के अंदर उसने ज़ाहिर है हर ब्लॉक के अंदर उसे एक अदर ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, तो उसने इस तरह अप्लाई कर दिया. अब ये ज़मीन को इसने बनाया, हर ब्लॉक के अंदर वो ट्रीटमेंट हर फर्टिलाइज़र की वो यूज़ कर रहा है. अब एक तरीका तो ये है कि ए को कंटिन्यू कर दे वो यहाँ से. अब ये पूरा पीस ऑफ लैंड है ना, समझ लें आप बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं आसमान की तरफ से. सारे ए एक तरफ कर दे वो, सारे बीज एक तरफ कर दे, सारे सीज एक तरफ, सारे डीज एक तरफ. तो दैट विल नॉट बी अ कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, बट इट विल बी अ कंप्लीटली कन्फाउंडेड डिजाइन. ये कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है CCD. कन्फाउंडेड डिजाइन का मसला क्या होता है? रैंडमाइज नहीं होता वो. क्यों? सोचें, अगर सारे ए एक तरफ, बी एक तरफ, सी एक तरफ, डी एक तरफ कर दिए उसने, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई स्ट्रीम बह रहा हो, यहाँ से ज़मीन का ये जो बेल्ट है ये ज़्यादा फर्टाइल हो, तो ए खराब होने के बावजूद अच्छा रिजल्ट दे देगी. इसी तरह यहाँ पर अगर कोई स्टोनी एरियाज हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये वाला जो पैच है, ये जो बेल्ट है, ये इतना फर्टाइल नहीं है, तो डी अच्छी होने के बावजूद भी सही क्रॉप नहीं दे सकेगी. तो कंप्लीटली कन्फाउंडेड डिज़ाइन में ये मसला होता है कि इसके अंदर रिस्क होता है कि हमारे पास रैंडमाइज डेटा नहीं है. तो अब हम रैंडमाइज कैसे, ये जो फार्मर है रैंडमाइज कैसे करें? मैं एक तरीका जो आपसे शेयर कर देता हूँ. उसने दूसरे वाले बेल्ट के अंदर ए को आगे बढ़ा दिया, फिर बी यूज़ किया, सी यूज़ किया, जो ज़ाहिर है पहला सेल खाली था वहाँ पर डी यूज़ कर दिया. इसी तरह ये ए को आगे बढ़ाता गया, और इन सच अ वे कि ही गॉट अ रैंडमाइज डिज़ाइन, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन इसके पास आ गया है, जिसमें हर पीस ऑफ लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन हर फर्टिलाइजर की ब्रांड की मौजूद है. फर्दर कोई चाहे इसको फर्दर अपनी मर्जी से भी डिसलोकेट कर सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को. रैंडमाइजेशन चाहिए हमें तो. अब इसके बाद क्या करेंगे? देन देन ही विल वेट
अप्लाई कर दिया उसने, हार्वेस्टिंग हो गई, देन ही विल वेट अंटिल द यील्ड विल कम अप। अब जैसे यील्ड आ गई, सपोज यहाँ पर अब फसल लहला रही है छोटी सी ना, हर पैच के अंदर अपने फर्टिलाइजर अपना अपना काम दिखा चुकी है। अब उसने अमाउंट यहाँ से निकालने शुरू किए और अब वो तरतीब के साथ सारे एज एक तरफ, सारे बीज एक तरफ, सारे सी और सारे डी एक तरफ करके डेटा ऑब्टेन कर लेगा, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर। तो याद रखें, ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय अ डिजाइन लेआउट। डिजाइन लेआउट मस्ट बी randomized. So we are, since we are using single factor, so we are observing the completely randomized design, and here is the treatment structure. Suppose ये कि उसके पास फर्टिलाइजर सॉरी उसके पास क्रॉप आ गई, यील्ड और वाई आई की जो वैल्यूज हैं वो उसने इस तरह से डेटा में जमा कर दी, सारे ए एक तरफ, सारे बी एक तरफ, सारे सी और सारे डी एक तरफ आ गए। और ये किलोज में भी हो सकती हैं, मन में, टन में, जिसमें भी हैं हो सकती हैं, यूनिट जो है दीज आर हिडन। तो 3 2 5 अब ये सारी की सारी वैल्यूज तो आ गई। अब मुझे बताएं डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आप इसको एनालाइज करें तो देखें गौर से, कौन सी फर्टिलाइजर है जो आपको इम्पैक्ट देती हुई नजर आ रही है। यकीनन आपकी नजर जो है वो सी पे आ गई होगी, राइट, क्योंकि सी की वैल्यूज से ज्यादा है। अच्छा, कौन सी फर्टिलाइजर जो पुअर रिजल्ट दे रही है चारों में से? ऑब्वियसली दिस इज डी, राइट। तो डी जो है वो, अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये कह रहा है कि सी जो है वो बेटर है, डी वर्स है, और ए और बी के दरमियान अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ऑन द होल याद रखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो जरूरी होता है, बट इन ऑर्डर टू डू सम रिसर्च वी हैव टू पास ऑन थ्रू द ब्रिज ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो कि इन्फरेंशियल टेस्ट बाद में आएगा। फिलहाल मैं आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के जरिए बताऊंगा कि किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं इस डेटा को। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लॉट द डेटा। अब ये 4 अदर ट्रीटमेंट्स हैं, इनके डेटा सेट्स को अगर प्लॉट करना हो तो कौन सा प्लॉट मुनासिब है? आपके जहन में आ रहा होगा बार ग्राफ, स्कैटर डायग्राम, लाइन ग्राफ वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लिए जो हम प्लॉट यूज करेंगे, इट इज अ वेल नोन बॉक्स प्लॉट, जो कि 5 नंबर समरी है ना, जो डॉक्टर टुकी जो थे, टुकीज टेस्ट जिन्होंने बनाया था, डॉक्टर जॉन वाइल्डर टुकी, अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, 2000 में इनकी डेथ हुई। आसान मेथड इन्होंने दरियाफ्त किए थे। उन्होंने कहा डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को मुश्किल ना बनाओ, स्टैटिस्टिक्स आसान है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की टर्म उनके साथ जुड़ी हुई है, बॉक्स प्लॉट का कॉन्सेप्ट देने वाले वही हैं। तो बॉक्स प्लॉट जो है वो किस तरह से बनते हैं? 5 नंबर समरी से बनते हैं। हर क्वांटिटेटिव डेटा में 5 नंबर समरी होती है ना। व्हाट इज द 5 नंबर समरी? दीज आर द 5 वैल्यूज, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की वैल्यूज होती हैं, जिसमें हर क्वांटिटेटिव डेटा मिनिमम वैल्यू रखता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है, और इन बिटवीन दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम वी हैव 3 क्वार्टाइल वैल्यूज व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट, आप चाहें तो फर्दर इसको आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो मैं इनका यूज बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करना है इन्हें। कंप्यूटिंग क्वार्टाइल्स फॉर एनी अनग्रुप डेटा। फॉर दिस पर्पस अभी मैं ट्रीटमेंट ए के लिए काम करने जा रहा हूँ, बाद में आपको मैं ये टास्क दे दूंगा कि आप बाकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये काम करके मुझे दिखा दें। बॉक्स प्लॉट बनाने जा रहे हैं हम, हमारे सामने ट्रीटमेंट ए है, एंड रिमेंबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द 5 नंबर समरी वी हैव टू सॉर्ट द डेटा फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ए की यही वैल्यूज थी, और इस बार ये वैल्यूज जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम ऑर्डर में लिखी हुई हैं। तो मिनिमम वैल्यू इज 2, मैक्सिमम इज 5, तो मिल गई हमें मिनिमम मैक्सिमम 2 वैल्यूज तो आ गई। अब इनके दरमियान 3 अदद क्वार्टाइल वैल्यूज हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 2 तो रह गई बीच में वैल्यूज, 3 क्वार्टाइल्स कैसे निकलेंगे? याद रखें, क्वार्टाइल्स आर द 3 वैल्यूज व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट कंटेन्स 25% ऑब्जर्वेशन। ये तो सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन मैंने एग्जांपल के तौर पे यूज किए हैं। 40 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 39 हो सकती हैं, 126 हो सकती हैं। हर डेटा में सॉर्ट कर देने के बाद 3 अदद क्वार्टाइल्स निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। तो पहला तो ये काम करें आप कि आप सॉर्ट करने के बाद डेटा को लेबल कर दें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी तरह सबको लेबल कर दिया। इसके बाद हम वी आर गोइंग टू परसू द कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। और कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स बहुत सिंपल है। किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए क्वार्टाइल कैन बी कंप्यूटेड बाय फॉलोइंग 2 सिंपल स्टेप, इन विच द स्टेप 1 इज अबाउट द पोजीशनिंग ऑफ दैट क्वार्टाइल। वो क्वार्टाइल कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, कौन सी यत ऑब्जर्वेशन है वो, तो ये इस फॉर्मूले से मालूम हो सकती है। I multiply by n plus 1 upon 4th value where I are 1 2 3 representing the quartile numbers, right? अब देखें यहाँ पर I की वैल्यू सबसे पहले अगर मैं 1 रख दूं
तो मेरे पास आंसर